हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द टीचर टाइम ट्रिपल डी में। तो बच्चों, मैं इस चैनल में अभी लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था वो एमएससी थर्ड सेमेस्टर का एंजाइम केमिस्ट्री के बारे में बात किया था। अब आज देखते हैं हम एक नया टॉपिक जिसको मैं लेके आया हूँ, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ये आपका सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में ऑलरेडी इसका कुछ टॉपिक मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम बेसिक से इंट्रोडक्शन के तौर पे लेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के बारे में। ये आपका सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में है और मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एग्जाम में ये टॉपिक को हम पढ़ते हैं, कौन कौन से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का। बच्चों, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज अ केमिकल कंपाउंड। जब भी हम बात करते हैं और किसी भी केमिस्ट्री का तो उससे रिलेटेड हम कंपाउंड पढ़ते हैं। जैसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करते हैं या सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केमिस्ट्री से रिलेटेड यानी कि उसमें हम उस कंपाउंड की बात करते हैं। तो जैसे ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या है, आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में बात करेगा, जिसमें क्या होना चाहिए? ऑर्गेनोमेटेलिक यानी कि एक आपका मेटल दिखेगा आपको, ठीक है, और दूसरा एक कार्बन। मेटल के साथ जहां पे भी कार्बन की बॉन्डिंग आपको दिखेगी वो कहलाता है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट वन बॉन्ड बिटवीन अ मेटेलिक एलिमेंट एंड अ कार्बन एटम। ये बहुत इसका बेसिक नेसेसिटी है कि किसी कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कब कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मेटल का ऑर्बिटल है, ये मेटल का जो डी ऑर्बिटल है ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑर्बिटल से बॉन्डिंग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? मेटल के साथ कार्बन का बॉन्डिंग दिख रहा है। इसको बोलते हैं आपका क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। ये आपका हुआ इंट्रोडक्शन। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एथिलीन मॉलिक्यूल है, दिख रहा है आपको C2H4। इसमें देखिए ये आपका जो मेटल का ऑर्बिटल है ये किससे बॉन्ड बनाया है? आपका एथिलीन के यानी कि कार्बन एटम से, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, OMC इसको बोलते हैं शॉर्ट में, OMC। चलिए, अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने अपने ग्रेजुएशन क्लास में पढ़े होंगे, यानी कि BSc थर्ड ईयर में इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे ये है, थोड़ा सा इसमें आपके 12वीं क्लास में भी है। तो बच्चों, जब कभी भी इसका आपने इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे तो इतना याद होगा आपको कि ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, या बात करते हैं जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो हमको एक जो पीरियोडिक टेबल में आपको डी ब्लॉक एलिमेंट की याद आती होगी, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में याद आता होगा, जिसमें आपने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इस टाइप के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके बारे में इनमें ज्यादा बात होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं। तो इसी लिए मैं आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें आपको एलिमेंट्स का नाम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपको बता रहा था, ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपका मतलब एमएससी में तो आप तो इसको पढ़ोगे कि ये मास्टर में आपका सिलेबस में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। CSIR नेट, ये आपको ये जो टॉपिक है इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BARC, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो एग्जाम होता है, इसमें भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत हायर नंबर में इसमें जो क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है TIFR, जो भी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जब अपना एग्जाम्स लेते हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए, तो इस टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। उसी तरीके से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होते हैं, यानी कि ये बहुत ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जो है सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेट एग्जाम होते हैं या गेट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैं बात कर रहा था TIFR का या BARC का, तो जब कभी भी इस इंस्टीट्यूट में एग्जाम्स होते हैं तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इससे जो इसमें जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है और बहुत मार्क्स के से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, आपको मैं बताता हूं कि ये जो आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि अपना ये S ब्लॉक है, ठीक है, ये अपना P ब्लॉक है, और ये जो वहां पे आपको ये 3 से लेके जो 12 तक के नंबर से दिख रहे हैं, यानी कि 21 से लेके ये जो 30 एटॉमिक नंबर तक है, ये आपको कहलाता है डी ब्लॉक। क्या कहलाता है? डी ब्लॉक। और ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हम इन्हीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जब इसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग होता है इसके लिए एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला आपका जो टॉपिक है ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में, वो है बात करते हैं हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल का। 18 इलेक्ट्रॉन रूल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने अपने 12वीं क्लास में पढ़े होंगे, 12th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसको आज हम याद करना सीखेंगे, स्कैंडियम से लेके आपका जिंक तक का। वैसे तो सारे पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट आपको याद होनी चाहिए, बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल हैं, इस चैनल में भी अपलोडेड है या हमारे और दूसरे चैनल जिसमें हमने पढ़ाए हैं उसमें भी ये अपलोडेड है। आपको ये क्या करना है, आपको मेमोराइज करना है, याद करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कैसे इसको मेमोराइज करना है। मान लीजिए मैं बात करूंगा एस ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसका भी इंपॉर्टेंट है। एस ब्लॉक एलिमेंट से अगर आपको याद करना है तो हाइड्रोजन शुरू होता है, ठीक है। हेलिना की रब से फ्रेंडशिप, आप इसे याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, उसके बाद है आपका सीजियम और क्या है आपका फ्रांसियम। तो इस तरीके से आप एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट याद कर सकते हैं। पहला नंबर का जो है उसको क्या बोलते हैं आपका एल्कली मेटल। दूसरा जो ग्रुप है आपका एल्कली अर्थ मेटल की बात हम जब बात करते हैं तो इसमें आपका बेरिलियम यानी कि बेटा, मैग्नीशियम, मांगे, कैल्शियम से याद रख सकते हैं कार, स्कूटर, ठीक है। बी यानी कि बेरियम से बाप, और आर से क्या राजी। तो इस तरीके से आप एस ब्लॉक जो एलिमेंट है उसको याद कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, सो दैट कि आपको नियर फ्यूचर में ये एलिमेंट आपको याद कर सकते हैं या उसके लिए आपको काम आएगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा सा आपके लिए रिविजन हो सकता है। आगे चलता हूं मैं पी ब्लॉक का, ठीक है। आगे मैं डी ब्लॉक में आऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। जब कभी भी हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो ये कहां शुरू होता है, ग्रुप 13 से शुरू होता है, ठीक है। ग्रुप 13 से शुरू होता है, जहां से आपका पहला एलिमेंट है वो क्या का बोरॉन, ठीक है। फिर आपका एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इस तरीके से आपका ग्रुप 13 एलिमेंट। हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है सर, हम इसको मेमोराइज कर रहे हैं, याद करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहां पे काम आएगा, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो जैसे ग्रुप 13 में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो बोरॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 3, ठीक है। उसी तरीके से कार्बन फैमिली में जब हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो कार्बन फैमिली वाले का होता है 4, और ग्रुप 15 में जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसका होता है 5। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आपका 13 से 3, 14 से 4 और 15 से 5, ठीक है। उसी तरीके से आगे 16 से 6 और 17 में जब हम बात करेंगे तो 7 और 18 में 8। तो चलिए मैं बता रहा था आपको बोरॉन फैमिली का। फिर आता है आपका कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली का पहला जो एलिमेंट है वो आपका कार्बन, जिसको हम डिनोट करते हैं यानी कि मेमोराइज करने के लिए ट्रिक बनाए हैं, कहे सीताजी सुनो प्रभु। कैसे याद कर सकते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये एक बार आप लिखिए, ठीक है, और पढ़िए, आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई बहुत इसमें डिफिकल्टी नहीं है। उसी तरीके से नाइट्रोजन फैमिली की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी हमने कुछ इसको नॉमिनेशन दिए हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है। इसको हाँ, यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखा हूँ, निक्टोजन्स, दिख रहा है आपको। तो नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजन से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से जब हम ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे तो उसको चैल्कोजन्स बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा। फिर आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, एएस से क्या आपका ऑस्ट्रेलिया, एसबी यानी कि शब्द, और बी मतलब क्या, बिक गए, ऐसे आपको याद कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पी ब्लॉक का जो भी मैं आपको 3 ग्रुप बताया। आगे इसका 2 ग्रुप और बचा है, हाँ सॉरी मैं इसको लिखा नहीं है। आगे ऑक्सीजन फैमिली और आपका हेलोजन फैमिली और ये आपका इनर्ट गैस फैमिली है, ठीक है, उसको भी हम याद कर सकते हैं। अब मेरा आज का जो मकसद है आपको पढ़ाने का वो है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं रहेगा तो आप जाहिर सी बात है आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ 18 इलेक्ट्रॉन की बात करूं या जितने भी टॉपिक्स इसी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका ये जिस तरीके से आपको याद करना हो गया आपका पीरियड में है। लेकिन मैं आपको याद कराना चाहता हूँ या फिर जो बताना चाहता हूँ वो मैं बात करूंगा ग्रुप के बारे में, यानी कि ग्रुप में कैसे हम उसको मेमोराइज कर सकते हैं। हाँ, ये आपका जो बचा था पी ब्लॉक का, ठीक है। तो ग्रुप 16 का जो पहला एलिमेंट जिसको मैं बोलते हैं चैल्कोजन फैमिली,
पहला है क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बोलेंगे O, सल्फर से हम बोल सकते हैं क्या, सावधान, सेलेनियम, O सावधान से टीपो, ठीक है, इसको ऐसा याद कर सकते हैं, O दिख रहा है, सावधान से टीपो, यानी कि आपका जो चैल्कोजेन फैमिली है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा 6, तो 16 वाला का 6 रहेगा बताया था, 17 वालों का 7 रहेगा और 18 वालों का कितना रहेगा 8। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसमें बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आपका फ्लोरीन का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो इस ग्रुप के सारे मेंबर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 7 ही रहेगा, क्लोरीन का भी 7 रहेगा, ब्रोमीन का भी 7 रहेगा, आयोडीन का भी 7 रहेगा और एस्टेटिन का भी 7 रहेगा। उसी तरीके से अगर 8 हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम में तो खैर आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इधर नीचे आते जाते हैं तो इसमें भी आपका 8 है, ठीक है, इसका आपका वैलेंस कितना रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन, 8, ठीक है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन में आपका 8 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से आपका हैलोजन फैमिली की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द हैलोजन फैमिली, तो आपको याद कर सकते हैं इसको, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, फिर कल बाहर आई आंटी, कैसे याद कर सकते हैं बच्चों, फिर कल बाहर आई आंटी, कौन सी फैमिली की बात कर रहा था मैं, हैलोजन फैमिली के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए एक लास्ट जो ग्रुप 18 है जिसको इनर्ट गैस फैमिली बोलते हैं, यानी कि अक्रिय गैस ग्रुप बोलते हैं, जैसे पहला मेंबर है हीलियम, हीलियम को लिख सकते हैं हम क्या, हीना, देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूं, ये आप नोट करते चलिए, अच्छा लग रहा है तो आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बाकी चीज मिटा दूंगा। फिर है क्या, नियॉन, नियॉन से क्या बोल सकते हैं इसको, नीना, नीना, ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, आर्गन क्या बोलते हैं और, क्रिप्टॉन यानी कि करीना, KR से क्या, करीना, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अकॉर्डिंग वो जो अच्छा लगता है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाला है। फिर आता है जीनॉन, जीनॉन, जी यानी कि जीते, और रेडॉन, रेडॉन यानी कि जीते रहना। तो ये हो गया आपका पी ब्लॉक का पूरा ग्रुप, 13 से लेके 18 तक आपका पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात किया मैं। चलिए मैं आगे चलता हूं डी ब्लॉक के बारे में, जो ग्रुप में याद कर रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के लेक्चर के लिए, अभी जो ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड में शुरू करने वाला हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं डी ब्लॉक में आपका, डी ब्लॉक का 3 सीरीज होता है, 4 सीरीज होता है, एक 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। ये क्या है सर, ये 3D 4D 5D क्या है? तो बच्चों जिस भी एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जिस सीरीज में या जिस नंबर पे क्वांटम नंबर में, जिस क्वांटम नंबर के ऑर्बिटल में जाता है उसको 3D बोलते हैं। जैसे स्कैंडियम की बात करते हैं, तो जब हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाता है आपका 3D1 में, ठीक है। इसलिए वो क्या है, यानी कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वो कहां पे जाएंगे आपका 3D, यानी कि जब आपको एनर्जी लेवल का क्या रहेगा 3, तो इस ऑर्बिटल में जाएंगे, इसलिए इसका 3D बोलते हैं। फिर नीचे जब आते हैं तो ये 4D हो जाएगा, यानी कि इसका जो एट्रियम है, ठीक है, एट्रियम है, उसका आपका जो पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 4D में जाएगा। उसी तरीके से लेंथेनम की जब हम बात करेंगे तो ये 5D में जाएगा, और एक्टिनियम की बात करेंगे तो कहां जाएगा 6D में जाएगा। तो इस तरीके से 4 सीरीज में इसको डिवाइड किया गया है, 3D 4D 5D 6D। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा आपको मेमोराइज करने के ट्रिक्स बताता हूं। जैसे कि इसको हम याद करेंगे, इसको याद करेंगे ग्रुप से, ग्रुप यानी कि क्या, कॉलम, कॉलम भी बोलते हैं इसको और ग्रुप भी बोलते हैं। तो पहला कॉलम है, देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये यहां से है स्कैंडियम से लेके जिंक तक को आपको याद करना है। अभी इस कॉलम यानी कि ग्रुप वाइज क्यों याद करना है, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। जब भी मैं बात करूंगा स्कैंडियम का तो आपको दिमाग में याद आ जाएगा कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि एटॉमिक नंबर होता है 21। तो बच्चों इस 21 से आपको याद करना है, याद रखना है कि 21 यानी कि इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 3D1। उसी तरीके से ये क्या है 21 यानी कि स्कैंडियम के नीचे, स्कैंडियम के नीचे क्या आ रहा है आपका, इसको याद रखिए, स्कैंडियम क्या लिख रहा हूं मैं सेकंड, ठीक है। उसी तरीके से इट्रियम को क्या लिख रहे हैं हम लोग, ईयर, लेंथेनम क्या लिख रहे हैं लाएंगे, और ये जो एक्टिनियम है उसको क्या लिख रहे हैं एसी, तो सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी आपके लिए। देखिए सेकेंड ईयर लाएंगे एसी,
ये आपका जो ग्रुप है आपको याद हो गया। अब 21 से आपको याद रखना है कि D1 होगा, ये कितना होगा 4D1 होगा, ये कितना होगा 5D1 और ये 6D1। उसी तरीके से दूसरा जो लाइंस है, दूसरा जो कॉलम है उसको याद रखना है आपको टी जरा हाफ रख, ठीक है, टी जरा हाफ रख। वसूल कर रहे हैं तो टी यानी क्या, टी ऐसे क्या रहेगा आपका टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम। उसके बाद क्या रहेगा जिरकोनियम। जिरकोनियम का हम लोग क्या बोल रहे हैं जरा, टी जरा हाफ, हाफनियम को क्या बोल रहे हैं हम लोग हाफ, और रख, टी जरा हाफ रख। इसे आपको जो टाइटेनियम का सीरीज है, टाइटेनियम में क्या होता है 22, तो इसका क्या हो जाएगा, सर मैं इसको थोड़ा सा मिला देता हूं, D2, ठीक है। तो सारे के यानी कि टाइटेनियम में भी D2 रहेगा, जिरकोनियम में भी D2 रहेगा, हाफनियम में भी D2 रहेगा, और आपका जो रदरफोर्डियम है इसमें भी क्या रहेगा D2 रहेगा। तो इस तरीके से आपको 21 वाले सीरीज में D1, 22 वाले में D2, बस आपका जो क्वांटम नंबर है वो चेंज होते जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका क्वांटम नंबर क्या है, इसका 3, इसका 4, इसका 5 और इसका 6। क्यों? क्योंकि जब हम अपने लोअर क्लास में पढ़े हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्वांटम नंबर में क्या होता है, इंक्रीज होता है। चलिए तीसरा है आपका D3, यानी कि आपका जो 23 नंबर का एटॉमिक नंबर है जिसका है आपका वेनेडियम। तो वेनेडियम में क्या रहेगा D3। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका 4s कॉमन है, याद रखना 4s जो है आपका कॉमन है, सारे ऑर्बिटल में आपका 4s जो है आपको देखने को मिलेगा। मैं जो चेंजेस ला रहा हूं वो आपका d ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। इसमें D2 रहेगा, इसमें D3 रहेगा, उसी तरीके से इसमें D4 रहेगा। फिर आपका मैग्नीशियम की जब हम बात करेंगे तो इसमें D5 रहेगा। फिर आयरन में क्या रहेगा D6, D7 और D8, D9 और D10। ये आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक की जब हम बात करते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होता है। तो भाई 1 2 3 यानी कि देखो एटॉमिक नंबर समझ आ रहा है कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपके। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपने पीरियड में तो आपको पता चल रहा है कि एक एक नंबर का इंक्रीज हो रहा है और आपके एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम ये वाला तो याद कर लिए थे, टी जरा हाफ रख। तीसरा जो ग्रुप है आपका जो 23 यानी कि 23 नंबर वाला है, तो वेनेडियम से लिखिए वा, एनबी को हम लिख सकते हैं नोबिता, टीए से क्या लिखते हैं टेंटेलम को लिखते हैं टैलेंटेड, ठीक है। और डीबी के तो बोलेंगे दबंग, डीबी को हम बोलते हैं दबंग, वा नोबिता टैलेंटेड दबंग। उसी तरीके से जो क्रोमियम वाला ग्रुप है तो कार, मोबाइल, एमओ से क्या आपको ऐसे याद रखना, मैं बार बोल रहा हूं आपको ग्रुप में नीचे से याद करना है, ऊपर से नीचे आना है। कार, मोबाइल, डब्ल्यू क्या बोलते हैं टंगस्टन, टंगस्टन का क्या है वाला, और ये कार मोबाइल वाला सम, एसजी का मतलब क्या सम। फिर मैग्नीज है, मैंगनीज है, तो मैंगनीज में क्या है 25 मतलब D5 याद रखना है, 24 मतलब D4 याद रखना है, 26 मतलब D6 याद रखना है। जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है वो आपका डी में आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, इतना याद रखना है। तो मन तक रे भी क्या याद रखना है, मन तक रे भी। फिर आता है फिर रूठा उसामा हंसता, ये हो सकता है। फिर आपका कोबाल्ट वाला सीरीज है तो कौन रहेगा इधर मोटा, कौन रहेगा इधर मोटा, ये आपकी लाइन है। फिर नहीं पढ़ेगा पिटेगा दास, नहीं पढ़ेगा पिटेगा। निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, और ये आपका जो कॉपर वाला सीरीज है जिसको बोलते हैं D9 सीरीज, D9 और आपका H2 इसमें रहेगा। तो क्यों आगे आऊं रंगीला, क्या क्यों आगे आऊं मतलब क्या एयू, एयू क्या है गोल्ड है, ठीक है, क्या है गोल्ड। चलिए एक लास्ट जो बचा है आपका, ये जो लास्ट आपका बचा है और आपका जो जिंक वाली सीरीज है, जिंक को क्या बोलते हैं जाओ, कैडमियम को बोलते हैं कैडमियम से कूदो, मरो, और ये कौन। तो इस तरीके से आपका आप एक बार इसको लिख लीजिए, ठीक है, मैं सारा चीज इरेज कर देता हूं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए और जो मैं आपको बताया हूं वो आप एक बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको एक बार याद हो जाएगा।
फिर आपको समझ आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं कि क्यों इसको मैं ग्रुप वाइज आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जो आपका इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये मैं सारा चीज इरेज कर दी हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर लग दीजिए। इसका नोट्स भी मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको लगता है सर ये प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो यहां तक ये बात किया मैं आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। जो पहला जो टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का वो है, हाँ ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा ये ब्लॉक, अभी हमारे इसको काम का नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज का जो सीरीज जो टॉपिक शुरू करने वाला था मैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ये इससे पहले जो मैं आपको जो याद कराने का जो कोशिश किया हूं वो इसलिए किया हूं क्योंकि इसमें पूरा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। स्कैंडियम से लेके जिंक तक, यहाँ पे एट्रियम से लेके पूरा आपका कैडमियम तक, सारे एलिमेंट्स आपको केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों चलिए मैं थोड़ा सा बात करता हूँ इसमें क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ या कौन कौन सी चीज इस सिलेबस में इन्वॉल्व है आपका जो एग्जाम्स मैंने आपको बताया है। सबसे पहला है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल से एक या दो क्वेश्चन हर बार आपको कहीं ना कहीं जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। दूसरा है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। फिर इसमें आता है क्लस्टर कंपाउंड। ठीक है, क्लस्टर कंपाउंड में हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने वाला। फिर स्ट्रक्चर टाइप देखते हैं वर्डेस रूल में। फिर इसकी जियोमेट्री टाइप फाइंड आउट करते हैं। ट्रांजिशंस देखते हैं इसमें कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं E2G से T2G, ये आपने देखे होंगे एमएससी की क्लासेस में आपका फर्स्ट सेमेस्टर या हाँ सेकंड सेमेस्टर में तो है ही। जो मैं शुरू करने वाला हूँ ये कंप्लीटली सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। फिर इसमें हम देखेंगे आइसोलेबल एनालॉजी, आइसोलेबल एनालॉजी पढ़ेंगे। फिर कुछ रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का रिएक्शंस है तो इसमें है आपका लिगेंड सब्स्टिट्यूशन, फिर है ऑक्सीडेटिव एडिशन, फिर इसमें पढ़ेंगे हम लोग माइग्रेटरी इंसर्शन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री तो मैं सारा चीज आपको बताऊंगा कि कैसे कौन सा हाइड्रोजन इसमें एलिमिनेट होता है। फिर आता है आपका मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल में देखेंगे जब मेटल जो है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो किस किस टाइप से रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि उसमें आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ टर्मिनल इन ब्रिजिंग कार्बोनिल के बारे में बात करेंगे। फिर आईआर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, कितने आईआर फ्रीक्वेंसी है कौन से मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में। फिर इसमें पॉइंट ग्रुप भी पूछा जाता है कि कौन कौन से कंपाउंड में किस किस टाइप से पॉइंट ग्रुप जो है अवेलेबल है। नाइट्रोसिल, मेटल के साथ जब नाइट्रोसिल का कंपाउंड बनता है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट यानी कि आगे जब हम चलते जाते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मेटल हाइलाइट कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं आपका क्लस्टर कंपाउंड मेटल हाइलाइट कॉम्प्लेक्स, जो कि रीनियम के साथ बनता है। फिर नेक्स्ट है आपका कैटालिसिस। कैटालिसिस में देखेंगे मोनसेंटो एसिटिक एसिड, कटाइवा प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस, विल्किंसन कैटालिस्ट, वेकर प्रोसेस और जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ये आप एक बार लिख लीजिए इसको, ये सारा चीज आपको डिस्कस करना है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर। फिर इसमें मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स है, मेटल हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स है। हाँ, फिर नेक्स्ट आता है आपका कार्बिन। कार्बिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक में फिशर कार्बिन और स्ट्रॉक कार्बिन देखते हैं, फिशर स्ट्रॉक कार्बिन। कार्बाइन कॉम्प्लेक्स भी है और इसमें है मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स। मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्स जब कभी भी आपका एल्कीन टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो मेटल के साथ जब बनता है। अब इसमें देखेंगे जिस सॉल्ट के बारे में मैं इसमें डिस्कस करूंगा आपको, जिस सॉल्ट के बारे में। फिर आता है लास्ट मेटलोसिन। मेटलोसिन में देखते हैं जब आपको दो जो लिगेंड है मेटल के साथ जब सैंडविच कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मेटलोसिन के बारे में बात करेंगे। और इसमें है मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ और रिएक्शंस। ठीक है, तो इतना ओवरव्यू है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का। बच्चों ये आपका जो पूरा सिलेबस ये जो मैं लिख के लाया हूं इसमें पूरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है कवर हो जाता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, सारा चीज मैंने लिख दिया है। तो चलिए थोड़ा सा मैं जो पहला टॉपिक है 18 इलेक्ट्रॉन रूल उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा आज। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेफरेंस बुक दिया हूं आपके लिए, जैसे कि आप श्राइबर एंड नेटकिंस प्रेफर कर सकते हैं जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए दूसरा ये आपका जेम्स हुई या फिर ये आपका आप पढ़ सकते हैं अजय कुमार से भी पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन किताब है। एक है आपका मिसलर एंड टार और ये आपका कैथरीन ई हाउसक्राफ्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छी बुक है, इसको प्रेफर कर सकते हैं। और जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसमें हम जो है बीडी गुप्ता, ये जो बेसिक ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है
इस बुक से भी आप रेफर कर सकते हैं। अगर ये सारी किताब आपके पास नहीं है तो आप इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की जो केमिस्ट्री है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में। चलिए, तो रेफरेंस बुक का भी टेंशन नहीं है, आपको मैं जब भी लगे कि इस बुक से आपको पढ़ना है तो ये बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, ये जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, आपने अपने लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि ऐसा मेन ग्रुप एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जब कभी भी उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि किसी एलिमेंट के लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2, 8, 18 या 32 इस तरीके से आपने नियम पढ़े होंगे, 2, 8, 18 या 32 इस टाइप के यानी कि इस नंबर में अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल कंपाउंड कहलाते हैं, स्टेबल कंपाउंड होते हैं या कहलाते हैं। तो बच्चों इसी तर्ज पे, इसी रूल में जो ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो इस रूल को फॉलो करते हैं। और अगर उस पूरे कंपाउंड में, उस पूरे कंपाउंड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाए और वो अगर 18 के इक्वल आता है, 18 के इक्वल आता है, तो क्या कहलाता है वो स्टेबल कंपाउंड या स्टेबिलिटी होती है उस कंपाउंड में, ये माना जाता है। तो उसी को हम आज देखेंगे कि कैसे किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में 18 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है। 18 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है तो इसमें दो मेथड होते हैं, मेथड ए और मेथड बी। तो मेथड इज कॉल्ड डोनर पेयर मेथड, मेथड ए इज कॉल्ड डोनर पेयर मेथड एंड मेथड बी इज कॉल्ड न्यूट्रल लिगेंड मेथड। न्यूट्रल लिगेंड, मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कौन सा मेथड जो है आपके लिए सुटेबल है। आप डोनर पेयर मेथड से काउंट करेंगे या न्यूट्रल लिगेंड मेथड से काउंट करेंगे, दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल किस में ज्यादा है ये मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है आपको ये मेथड अच्छा लगे, किसी को ये मेथड अच्छा लगे, मैं दोनों को बताऊंगा, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो भी बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए आसान है। तो चलिए बात करते हैं क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल, एक कंपाउंड है हमारे पास हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। आपके पास क्रोमियम है, क्रोमियम में 6 कार्बोनिल जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इसका 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूं कि कौन सा एलिमेंट का, जैसे क्रोमियम है, अब बोलोगे सर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है D4, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 24 क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो भी है। अब 24 से मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? तो अभी जस्ट आपको मैं 5 मिनट पहले जो ट्रिक बताया था कि 24 में क्या होता है, D4 होना चाहिए, D4, और इसमें इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन वो कॉमन है, तो S2 जो आपको मैं बात कर रहा था, 3D4 और 4S2, तो टोटल कितना हुआ, 4 और 2 6। तो क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आगे और मैं आपको बताते जाऊंगा, क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा 6। अब एक कार्बोनिल के पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यानी कि एक कार्बोनिल जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पे 6 कार्बोनिल है, तो 6 कार्बोनिल कितना होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, जो हेक्सा कार्बोनिल जो आपका क्रोमियम है, वो आपका 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। ये तो हो गया आपका जनरल, इन जनरल कि मैं दोनों में कोई भी यहाँ से डोनर पेयर मेथड या न्यूट्रल लिगेंड मेथड, यहाँ पे मैं न्यूट्रल लिगेंड मेथड का यूज किया। चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूं कि कौन सा लिगेंड जो है, लिगेंड आपको पता होगा बच्चों, जब आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो लिगेंड क्या है, मेटल के साथ जो मेटल के जो यानी कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल खाली होता है उसमें क्या करता है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और वहां से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है आपका कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में मैं इसी वीडियो यानी किसी चैनल में बहुत अच्छे से एक पूरा लेक्चर अपलोड किया है, आप जाके वहां देखिए किस तरीके से आयनिक बॉन्ड होता है, किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और किस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये मैं पूरे 10 से 15 मिनट के लेक्चर में अच्छे समझाया हूं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। चलिए, तो मैं बात कर रहा था आपका इलेक्ट्रॉन काउंटिंग स्कीम, किसके लिए, आपका जो कॉमन लिगेंड होते हैं। ठीक है, जो भी कॉमन लिगेंड है वो किस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है मेटल को। तो यहाँ पे आपको 2 मेथड दिया होगा, मेथड ए और मेथड बी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सर हम कौन से मेथड को अप्लाई करें। तो देखिए यहाँ पे आपको पहला जो लिगेंड है वो दिख रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है लिगेंड की तरह काम करता है। और अगर मैं बात करूंगा
इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। मेथड ए को बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन मेथड। नोट कर लीजिए, मेथड ए को बोलते हैं ऑक्सीडेशन मेथड और मेथड बी को बोलते हैं क्या, न्यूट्रल लिगेंड मेथड। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लिगेंड मेथड। मैं यहां पे लिख देता हूं न्यूट्रल लिगेंड मेथड। ठीक है। अब देखिए, जब कभी भी हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो उसमें एक चार्जेस रहेगा, उसमें एक चार्ज रहेगा। तो जैसे हाइड्रोजन में एक चार्ज लगा है, तो हाइड्रोजन में जब भी एक चार्ज लगता है, इसका मतलब क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता है। लेकिन हमको न्यूट्रल लिगेंड मेथड से जाना है अगर, तो यहाँ पे इस चार्ज को कंसीडर नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि हमको ये मानना है कि जो हाइड्रोजन होता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये मान के चलते हैं। दूसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अगर आपके पास इन तीनों में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी कोई भी एक एलिमेंट होगा, तो इसमें आपको क्या मानना है, मेथड ए यानी कि ऑक्सीडेशन मेथड से अगर इसमें एक चार्ज जुड़ा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। लेकिन आपका मेथड बी क्या बोलता है, न्यूट्रल लिगेंड से अगर आप जाओगे तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना है, मेथड ए से जाए या मेथड बी से, तो आपको चार्ज का टेंशन नहीं लेना है। आप प्रॉपर मेथड बी से जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई चार्जेस की कमी नहीं है। जैसे कि यहाँ देखिए OH या अल्कोहल या OR की बात हम जब बात करते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, उसी तरीके से साइनाइड, साइनाइड भी आपको क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। मेथड बी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपका CH3 या CR3 जो भी एल्किल है या मेथिल है, वो क्या है आपका 1 इलेक्ट्रॉन। अभी आगे मैं आपको स्ट्रक्चर से बताऊंगा। जैसे मैं बात किया CH3, अब बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, कैसे जानोगे भाई, हमको पता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। इस तरीके से ये बना लिया एक हाइड्रोजन से, इससे बना लिया एक हाइड्रोजन से, ये बना लिया एक हाइड्रोजन से। ये जो बचा 1 इलेक्ट्रॉन है, उसी को तो ये मेटल को डोनेट करेगा ना, उसी को तो ये मेटल को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यही उसका क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रॉन काउंट कहलाता है। यानी कि जब भी ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये जो CH3 है, ये जो CH3 है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। चलिए फिर आता है आपका नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल जो 2 टाइप के स्ट्रक्चर में होते हैं, एक होता है बेंट और दूसरा होता है लीनियर। तो अगर वो बेंट मोड में है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर वो लीनियर मोड में है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सर बेंट और लीनियर, तो याद रखिएगा बेंट का ट्रिक है, बेंट और लीनियर आप दोनों लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो ध्यान से सुनिए, देखिएगा बेंट में 4 अक्षर है, कितना है 4, और लीनियर में कितना 1 2 3 4 5 6। तो जो कम वाले होंगे, जो कम लेटर वाले होंगे वो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो ज्यादा वाले होंगे वो ज्यादा। यानी कि ये मैं ट्रिक बता रहा हूं बस आपको जानने के लिए कि बेंट जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और लीनियर जो है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। चलिए आपको फिर आता है CO आपको बता दिया मैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। उसी तरीके से आपको जो एमीन है या वाटर है वो भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर आपका कार्बिन कितना है 2। ये आप नोट करते चलिए, बिल्कुल इसको भूल जाओगे, याद करना है एग्जाम में, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन जब रूल आता है हमको यही नहीं पता रहता कि कौन सा लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो आपको बता रहा हूं। आगे और स्लाइड में मैं आपको इलेबोरेट दिखाऊंगा। चलिए फिर आता है कार्बिन भी आपका कितना है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। एथिलीन भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। CNR, ठीक है, एल्किल सल्फाइड भी आपका क्या है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, सल्फर डबल बॉन्ड, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। फिर आपका एलाइल देखिए यहाँ पे एक नया टर्म्स आपको देखने को मिलेगा, ईटा ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, ईटा 1, ईटा, इसको बोलते हैं ईटा बोलते हैं, ठीक है, नीटा या ईटा, ठीक है। तो इस जो साइन होते हैं, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा है, ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3, तो जितना जो नंबर होता है, जो भी इसका नंबर है, वो अगर ये ऐसे मेटल के साथ जुड़ा है, ईटा 1 जुड़ा है या ईटा 2 जुड़ा है या ईटा 3 जुड़ा है, ठीक है, तो ये उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मेटल को डोनेट करेगा। तो यहाँ देखिए ईटा 3 लिखा है, क्या लिखा है ईटा 3, तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर आता है आपका कार्बाइन, जो कार्बाइन होता है ट्रिपल बॉन्ड से आपका 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर एथिलीन डायमीन, क्या है EN, एथिलीन डायमीन कितना 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि आपका इसमें कितना रहता है 2 इलेक्ट्रॉन पर नाइट्रोजन। डायमीन में 2 नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन कितना, अगर 2 डोनेट करता है तो आपका 2 नाइट्रोजन 4 रहेगा। फिर आता है बाइपेरिडीन भी 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। साइक्लोपेंटाडाइनिल ये कितना आता है 5, और बेंजीन आपका 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन में 6 कार्बन रहते हैं,
ये आपको जो 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो अगर ये 6 कार्बन से अगर ये मेटल जुड़ गया तो ये कितना डोनेट करेगा, ये ईटा 6। ऐसे आगे मैं आपको बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपका आता है साइक्लोहेप्टेट्राइनिल, जो कि आपका 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इस तरीके से आपका लिगेंड का नाम है। आगे कुछ और आपको लिगेंड्स देखने को मिलेंगे, मैं कुछ और किताब से लाया हूं, ठीक है। ये जो आपको मैं बता रहा था, ये यहाँ पे देखिए कार्बोनिल तो मैं आपको बता ही दिया हूं। यहाँ पे 2 मेथड है, एक न्यूट्रल मेथड है, एक ऑक्सीडेशन मेथड है। हमको जाना है किससे, अपने को दिमाग में रखना है कि अपन को न्यूट्रल एटम मेथड से जाना है। हमको किससे पढ़ना है, न्यूट्रल एटम मेथड से पढ़ना है। तो बच्चों देखो कार्बोनिल में जब मेटल के साथ कार्बोनिल जुड़ा है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2। जब कभी भी थायोकार्बोनिल जुड़ा है यानी कि CO ऑक्सीजन ग्रुप का ही है सल्फर, तो अगर ये C के साथ जुड़ता है तो ये भी C के साथ जुड़ता है। तो CS, जब भी ये CS आता है तो याद रखना ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फिर आता है फास्फीन। फास्फीन कैसे, हमको ये याद है NH3। NH3 क्या बोलते हैं, अमोनिया या एमिन ग्रुप। तो अगर उसी के साथ NR3 भी होता है, देखिए मैं मिटा देता हूं, देखो NH3 हो गया, PH3 हो गया, या अगर आपको यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, NR3 है, या अगर हाइड्रोजन को हटा के मैं कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दिया तो ये हो गया PR3 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए PR3 अगर जुड़ा है, फास्फीन अगर जुड़ा है तो आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कहां से डोनेट करेगा, आपको भी पता है कि भाई नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है, तो फास्फोरस में भी लोन पेयर होता है क्योंकि उसी की फैमिली का है। अभी आपको पता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ये सब बताया ना आपको। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये जो फास्फोरस यहाँ पे जो लोन पेयर है वो मेटल के साथ डोनेट होंगे। तो ये आपका कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, जो PR3 है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका NR3 है, NR3 भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब NR2 की बात करते हैं यानी कि NH2 एमीन की जब बात करते हैं, NH2 की जब बात करते हैं, NH2 माइनस, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। हम क्या करते हैं, NR3 NR2 सबको 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, नहीं करना है, क्योंकि इसमें यहाँ पे लोन पेयर डोनेट नहीं कर रहा है, चार्ज को डोनेट कर रहा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। उसी तरीके से जब नाइट्रोसिल बेंड, अभी आपको बताया बेंड के केस में ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये लीनियर के केस में आपको ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फिर आता है हेलोजन। हेलोजन का कंपाउंड जो भी है, यानी कि जो भी आपका हेलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे जो हेलोजन है वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। आपको ऑक्सीडेशन मेथड में एक एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, क्यों आपको बता चुका हूं, ये जो चार्ज है उसको भी ये कंसीडर करता है। लेकिन हमको दिमाग में रखना है, अपन को न्यूट्रल मेथड से जाना है। कौन से मेथड जाना है, न्यूट्रल मेथड से आपको पढ़ना है। चलिए ये सारा चीज आप इसको एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ये ठीक है, याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप वर्ग सो लिख लीजिए। चलिए उसके बाद है आपका क्या, एरिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपका क्या है, एल्किल और या एरिल, ये आपका एरिल है, तो ये दोनों आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पीएच लिखा दिख रहा है, एरिल को पीएच भी लिखते हैं। पीएच का मतलब क्या, फेनिल, जिसको कंफ्यूजन हो लिख लीजिए, पीएच का मतलब होता है फेनिल ग्रुप। तो जब कभी भी आपको पीएच लिखा दिखे, आपको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में या पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी आपको पीएच लिखा दिखे, तो आपको समझ जाना है किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहा है आपका फेनिल ग्रुप यानी कि एराइल ग्रुप की बात कर रही है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट आगे चलते हैं इसका। हाँ, इसमें कुछ और कंपाउंड है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एसाइल ग्रुप अगर जुड़ा है, एसाइल ग्रुप, इस ग्रुप क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड जब भी OR ग्रुप जुड़ा है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फास्फाइड है PR2, तो ये क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। थायोलेट है, थायोलेट देखिए ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये आपको लिखना है, यानी कि आपको क्या करना है, जो भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको सेपरेट कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जो भी एलिमेंट जो भी लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको अलग करते जाइए। जैसे कि आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। फिर डाइहाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, डाइहाइड्रोजन एक एजर का, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। फिर डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एल्कीन जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। जब भी ये मेटल के साथ ये डबल बॉन्ड, सॉरी
मेटल के साथ ये डबल बॉन्ड जब बनाता है ये, तो यहाँ पे कितना आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन डोनर देखने को मिलेगा, eta2। चलिए ये तो हो गया आपका कुछ और लिगेंड जो ऑर्गेनिक लिगेंड है। फिर उसी तरीके से एल्काइन है। एल्काइन में हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एल्कीन भी जब आप अगर कोई पूछे आपको कि ये डबल बॉन्ड से जब मेटल जुड़ा है तब भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, और ये जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तब भी यहाँ से क्या होता है, आपका मेटल जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही काम करता है। तो एल्काइन रहे या एल्कीन रहे, दोनों में आपको 2 इलेक्ट्रॉन डोनर देखने को मिलेगा। फिर एक कार्बिन, कार्बिन में आपको 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बाइन, ये सारा चीज दिखते चलिए यार, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। हाँ यहाँ पे देखिए eta1, ये दिख रहा है आपको, ये जो आपको लिखा हुआ है इसका मतलब है जब कभी भी ये लिख के आपको दे दिया eta1 तो आपको ये समझना है कि वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो रहा है, किसको, मेटल को। eta3 अगर लिख के दिखा है आपको, देखिए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और अगर eta1, हाँ ठीक है, साइक्लोपेंटेडाइन हमको पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एक बार में, लेकिन यहाँ पे अगर आपको लिख के डिफाइन करके दे दिया है eta1 तो इसका मतलब ये है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे उस पूरे कॉम्प्लेक्स में वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, eta1 अगर लिख के दिया है तो। चलिए ये वही है बच्चों, मैं दोबारा आपको आपके लिए सुविधा के लिए मैं पूरा किताब से आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको लिखिए, आप एक बार इसको देखिए कि कौन कौन सा जो मैं आपको डिस्कस नहीं किया सारा चीज मैं बता दी। हाँ यहाँ पे देखिए एक नया लिगेंड है eta260 फुलेरिन। एक बहुत ये 2-3 बार आपको एग्जाम में पूछे भी गए हैं, जो फुलेरिन होते हैं C60 होते हैं, वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जब वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे 60 कार्बन है, 60 कार्बन होते हुए ये कितने से जुड़ता है, ये आपका जो 2 यानी कि ये 2 से जुड़ता है। यहाँ पे देखिए इसका जो डोनेशन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको, मेटल को। फिर आपका एक नया चीज दिखने को मिलेगा, ब्रिजिंग। देखिए M 2 मेटल आपको दिख रहा होगा, कभी कभी कोई लिगेंड जो है 2 मेटल को ब्रिज करता है, ब्रिजिंग का काम करता है। ब्रिज समझते हो ना, एक जगह दूसरी जगह दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो क्या कहलाता है, ब्रिजिंग लिगेंड कहलाता है। तो देखिए जब कभी भी Pr2 जो है ब्रिजिंग में होता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसके जस्ट पहले आपको बताया था कि Pr2 जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन यहाँ देखिए ब्रिजिंग में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को क्या करता है, ये काम करता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है। चलिए फिर हेलोजन, हेलोजन जो है ये तो बता चुका हूं मैं, जो भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेलोजन, ठीक है। ये भी हो गया, ये अराइल, साइक्लोपेंटेन ये भी हो गया, एलाइल एलिल सब बता दिया हमें। बेंजीन, हाँ बेंजीन जो है 6 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर ये eta7 देखिए, eta7 दिखे तो आपको सोचना ही नहीं है, सीधा लगा देना है कि 7 इलेक्ट्रॉन डोनर है। कार्बाइन की जब हम बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। थायोलेट है। अब देखिए ये म्यू, म्यू का क्या मतलब होता है, म्यू का मतलब होता है ब्रिजिंग। क्या होता है, ब्रिजिंग, BRI ब्रिजिंग होता है, BRI, ठीक है, ब्रिजिंग। चलिए तो ये तो हो गया आपका। जब देखो यहाँ पे 2 मेटल अगर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, एग्जाम्पल में, तो समझ जाना कि ये जो एमिडो होते हैं वो NR2 या Pr2 है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। और अगर ये एल्कोक्साइड भी अगर हम बात करते हैं, OR की जब हम बात करते हैं तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो बच्चों ये हो गया आपका लिगेंड। कम से कम इसमें 20 से 25 लिगेंड आपको मैं बता दिया हूँ। इसको क्या करना है, आपको लिखना है, इसका डोनेशन कितना डोनेट करता है वो मेटल को याद करना है। चलिए मैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको याद करने में आसानी हो जाए। मैं थोड़ा एग्जांपल में बात करता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे पहला कंपाउंड है पेंटाकार्बोनिल, जो भी आपको मैंगनीज के साथ है, हाइड्रोजन के जो कॉम्प्लेक्स है। इसको देखते हैं कि हम इसमें 18 इलेक्ट्रॉन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में ये लिख के दिया कि फाइंड आउट द 18 इलेक्ट्रॉन वेदर इट इज फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन और नॉट, तो क्या करना है बच्चों, आपको उसके डोनेशन को याद करना है। सबसे पहले आपको मेटल फाइंड आउट करना है। उसमें मेटल क्या है, आपका मैग्नीज मेटल है, Mn मेटल है, और 2 लिगेंड है। एक लिगेंड है आपका कार्बोनिल और दूसरा लिगेंड हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिए आपको मैं जो बताया था ठीक उसको रिकॉल कीजिए और सोचिए कि मैग्नीज था वो कौन से नंबर का था, D5। क्या था, D5। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना था बोला था मैं, 25, ठीक है। ये था 25 से आप क्या रखना है, D5। और इसमें H2 भी होता है बोला था मैं, 4H2 भी होता है। तो आपको 5 और 2, तो इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, मैग्नीज का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 + 2 यानी कि 7।
तो मैग्नीज का कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बोनिल का। तो जो कार्बोनिल होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो यहाँ पे कितने कार्बोनिल है? 2 कार्बोनिल है। तो एक कार्बोनिल का 2, तो 2 कार्बोनिल कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए मैग्नीज का कितना हुआ? 7 इलेक्ट्रॉन। कैसे हो गया? आपका डी में कितना है? 5 और एस में कितना है? 2। तो 5 + 2 7। फिर आपका क्या है? कार्बोनिल कितना है? 5 है और एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 5 2 जा 10। और आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना है बोला था मैं? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। तो देखिए सबको अगर जोड़ेंगे 10 और 7 17, 17 1 18, तो जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। कैसे पता चला आपको? सारे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं। देखिए अब यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा, जब ऑक्सीडेशन मेथड से भी जाएंगे हम लोग तो भी इसका आंसर 18 आ रहा है। देखिए, और जब न्यूट्रल मेथड से भी जाएंगे तो भी इसका आंसर 18 आ रहा है। अब दोनों मेथड सेम कैसे है? तो अभी आपको मैं बताया कि जब ऑक्सीडेशन मेथड से जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो मैग्नीज इसमें कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में, ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो मैग्नीज जो इसमें +1 स्टेट में है, तो +1 स्टेट में जब रहेगा तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन जब +1 में चला जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया हमने? 6 लिख दिया। अब 5 CO का, एक CO का 2, तो 5 CO का 10, तो ये इतना हो जाएगा 10 और 6 16। अब ये जो हाइड्रोजन है वो माइनस आयन के साथ बाहर निकलेगा, तो H- का मतलब कितना? एक हाइड्रोजन का, यानी कि एक माइनस का मतलब कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 10 2 12 6 18। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट और जो है न्यूट्रल मेथड भी सेम है, लेकिन हमको यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का झंझट पालने से कोई मतलब नहीं है। हम सीधा क्या करते हैं? इसका न्यूट्रल एटम मेथड से फॉलो करते हैं। मैग्नीज का होता है D5 से आपको याद रखना है क्या? 25 का D5 तो 7। और कार्बोनिल का कितना हुआ? 5 दूनी 10 और यह। चलो दूसरा एग्जांपल आपको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आंसर भी लिख दिया हूँ, आगे कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आपको मैं कम से कम ऐसे 100 एग्जांपल्स कराऊंगा। कितना एग्जांपल कराऊंगा? याद रखना 100 एग्जांपल कराऊंगा। किसका? 18 इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में 18 इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आया, कभी भी आपसे गलत नहीं होगा या आप उसको छोड़ के नहीं आओगे। चलिए बने रहिए मेरे साथ, आपको ये सारा चीज मैं सिखा के जाऊंगा। दूसरा है आपका, देखिए ईटा5 साइक्लोपेंटाडाइन और आयरन। तो देखिए जब हम बात करते हैं आयरन का, तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? आयरन का एटॉमिक नंबर होता है, मैं इस कॉम्प्लेक्स को लिख देता हूं यहाँ पे, ईटा5, ठीक, और ये होता है C5H5। क्या है? C5H5। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? D, यानी कि 26। ये होता है 26। और 26 से याद रखना है आपको, 26 से याद रखना बोलता था मैं, क्या? D6 याद रखना है और H2 तो कॉमन है बोला था मैं, याद करिएगा उस तो जब मैं आपको पढ़ाया था। तो 26 से D6 है तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो आयरन का टोटल इलेक्ट्रॉनिक जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बात करते हैं आयरन, कितना हो गया? 8 हो गया। ये दिमाग में रखिए। अब ईटा5 मैं आपको बताया था, जब कभी भी वो ईटा5 लिख के दे दिया तो आपको समझ जाना भाई 5 मतलब 5। कैसे? ईटा5 मतलब, सॉरी अब ऐसा बोलोगे ईटा5 का मतलब क्या ना? 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहाँ पे 2 है, देखिए ईटा5 जो 2 है तो कितना हो जाएगा? ये 5 यानी कि C5H5 का हो जाएगा 5 × 2, तो ये हो जाएगा 10 और 8, 10 + 8 कितना हो जाएगा? 18। तो ये कंपाउंड भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन रोल फॉलो कर रहा है। चलिए तो ये कुछ और एग्जांपल से ये आपको ट्राई कीजिए, ठीक है? ये सारा चीज आप ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैं पूरा सॉल्यूशन दे दिया हूं। अब अगर आपको, ठीक है, हाँ, यहाँ पे कुछ और डोनेशन की मैं बात करूंगा जो कि आपको मैं बताया नहीं हूं। चलिए जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो 16 इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं, कई तो ऐसे हैं कि जो 16 इलेक्ट्रॉन और 18 दोनों फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखा हूँ यूजुअली 18 इलेक्ट्रॉन जो फॉलो करते हैं वो है क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, मैग्नीज है, टेक्नीशियम है, रीनियम है, या आयरन, रुथेनियम है, ऑस्मियम। ये सारे जो कंपाउंड है आपको 18 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होते हैं। कभी कभी आपको ऐसे भी कंपाउंड देखने को मिलेंगे जैसे कि स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं, प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स या पैलेडियम कॉम्प्लेक्स, ये जो है 16 इलेक्ट्रॉन में भी आपको स्टेबिलिटी शो करता है। तो ये आइदर ये कैन फॉलो 16 इलेक्ट्रॉन
और ये 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप के जो कंपाउंड है ध्यान से देखिएगा, अगर आपके एग्जाम में ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स हैं तो ऐसा पूछ सकते हैं कि ये 16 इलेक्ट्रॉन कौन से फॉलो करते हैं। तो ये जो इरिडियम है, रोडियम है या कोबाल्ट है, इन सारे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन सारे जो एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आपका 16 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। उसी तरीके से आपका जो 18 इलेक्ट्रॉन से नीचे 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो आपका स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन से नीचे जो कंपाउंड है वो इस तरीके से फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ में आपको ब्रिजिंग लिगेंड देखने को मिलेगा, जैसे कि कार्बोनिल भी ब्रिजिंग लिगेंड करता है। तो कार्बोनिल अगर ब्रिजिंग लिगेंड में है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर हेलोजन है, अगर हेलोजन 2 मेटल के साथ ब्रिजिंग में है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फिर आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है अगर ब्रिजिंग में है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फिर एल्काइन, ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है यानी कि जब ब्रिज में रहता है तो अलग अलग नंबर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। जैसे कि हम देखिए अमाइड को मैं बता चुका हूँ, अमाइड जब ब्रिजिंग में रहता है तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फिर एक लास्ट है, आपको देखने को मिलेगा मेटल मेटल बॉन्ड। देखो अगर मेटल मेटल के बीच बॉन्ड हो गया तो एक मेटल मेटल बॉन्ड है, मान लीजिए एक मेटल मेटल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मेटल मेटल के पास 2 बॉन्ड हो गए, मेटल मेटल के पास 2 बॉन्ड हो गया तो ये 4 करेगा। उसी तरीके से अगर मेटल मेटल के पास 3 बॉन्ड हो गया तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। जस्ट डबल कर देना, 3 2 6। और अगर मेटल मेटल के पास 4 बॉन्ड है, ये दिख रहा है 4 बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा? 8 6 4 और ये 2। तो ये आपको याद रखना है, मेटल मेटल बॉन्ड में भी आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए तो बच्चों जो एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा था ये एग्जांपल्स में आपको पहले मैं जो आपको समझाया उसको एक बार देख लीजिए, काउंट कर लीजिए कैसे ये काम करता है। अब अपने से इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। ये जो है जैसे कि ये मैं सॉल्व नहीं किया, 1 2 3 4 और इधर 5 और 6। तो आपको सॉल्व करके देखिएगा कैसे 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कैसे 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। फिर आपको समझ आ जाएगा कि जो मैं आपको बता रहा था कैसे ये डोनेट करता है। चलिए तो जैसे अभी तक के आपको मैं 2 लिगेंड या 1 लिगेंड की बात कर रहा था, जो है आपका क्या? कार्बोनिल लिगेंड, ठीक है। तो मेटल के साथ जो है यूजुअली हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको लिगेंड देखने को मिलेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फीन या एमीन या ग्लाइसिन, बहुत सारे लिगेंड है। तो लेकिन जो हम इसमें बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, उसमें जो लिगेंड है मैं आगे आपको बताते जाता हूँ क्या क्या लिगेंड इसमें हम जनरली डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहला है आपका ये जो लिगेंड है, इसमें देखेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसको बोलते हैं, ठीक। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा था ये आपका क्या है? ये है आपका CO लिगेंड। उसी तरीके से इसमें हम डिस्कस करेंगे फास्फीन, लिगेंड डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर इसमें है हाइड्राइड या डाइहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एल्काइल या एल्केलिन या एरिल लिगेंड, ये भी लिगेंड है, ठीक है। ये सारा चीज है जो मेटल के साथ ये सब लिगेंड क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में ये इसको पढ़ेंगे। फिर ये एल्कीन और एल्काइन। फिर है इसमें नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन और पॉलीन लिगेंड, इसमें भी ये देखेंगे। फिर आता है साइक्लोपेंटाडाइन और साइक्लोहेप्टाडाइन। ये आप नोट करके चलिए क्योंकि आपके सिलेबस में ये दिया है। एमएससी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जब ये पेपर शुरू करेंगे सेकंड सेमेस्टर का तो ये सबसे पहला जो क्लासेस है ये इसी में है, ठीक है। आपका ईटा 1 यानी कि जिसमें आप अनसैचुरेटेड कार्बन ऑर्गेनिक लिगेंड की बात करेंगे तो ये सारा लिगेंड आपको इसमें देखने को मिलेगा। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा धीरे धीरे। जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा ब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन और साइक्लोऑक्टेट्राइन, ये भी आपका लिगेंड की तरह व्यवहार करता है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। फिर बेंजीन एंड अदर एरिन, बेंजीन भी आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में देखने को मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे मीटा 6 जो मैं बात कर रहा हूं ये। फिर एलाइल लिगेंड, ठीक है। एलाइल लिगेंड की बात करेंगे कार्बिन, और इसमें है डाइनाइट्रोजन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जैसे कि ये है आपका N2 या NO जो मैं आपको बता रहा था, आपको बेंट नीलियन जो बात कर रहा था। फिर इसमें एल्केन और अकोस्टिक हाइड्रोजन एंड नोबल गैस, ये भी आपका लिगेंड की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको इसमें
कोई भी डाउट हुआ जो भी आपका अभी लेक्चर हुआ तो उसमें आप एक बार प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, देख लीजिए कि क्या क्या मैं आपको समझाया हूँ। जनरली बस आपको मैं थोड़ा सा 18 इलेक्ट्रॉन इंट्रोडक्शन ही बताया हूँ। और ये सारा जो लिगेंड है, ये सारा जो लिगेंड है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एक एक करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्फीन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है। आगे पूरा आपका रिएक्शन जो ये आपको मैं बता रहा था ना, थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहूंगा, उसके बाद मैं क्लास खत्म करूंगा। जो आपको शुरू में ओवरव्यू बताया हाँ कि पूरा आपके सिलेबस में क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिया हूं, उस एग्जांपल्स को करिए। कुछ भी डाउट हुआ कमेंट कीजिए, और मैं जो बुक्स आपको बताया हूं उसका मैं PDF आपको लिंक में दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।